नमस्कार साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है क्या? कोशिका विभाजन। ठीक, कोशिका विभाजन के पहले वाली वीडियो में हमने सेल साइकिल की चर्चा कर रखी है, उसको आप एक बार देख लें। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कोशिका विभाजन की। तो ये जो कोशिका विभाजन होता है, ये कोशिका विभाजन 3 प्रकार से होता है। एक कोशिका विभाजन को कहा जाता है समसूत्री कोशिका विभाजन। क्या? समसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है। एक को कहा जाता है क्या? असूत्री कोशिका विभाजन। और एक को कहा जाता है क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है। जो समसूत्री कोशिका विभाजन है, समसूत्री कोशिका विभाजन को क्या कहा जाता है? माइटोसिस। क्या कहा जाता है? माइटोसिस डिवीजन। और इसको कहा जाता है क्या? एमाइटोसिस। ठीक है। और इसको कहा जाता है क्या? मियोसिस। ठीक है। तो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, असूत्री विभाजन एमाइटोसिस और समसूत्री विभाजन क्या? माइटोसिस। 3 तरीके से क्या होता है? ये विभाजन होता है। ठीक है। अब देखो, इसमें जो समसूत्री विभाजन है और अर्धसूत्री विभाजन है, ये 2 महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो पहले हम इन दोनों की चर्चा करेंगे, उसके बाद असूत्री विभाजन की। ठीक है। तो देखो जरा, हम ये मान लें कि ये एक कोशिका है और अगर इस कोशिका से 2 डॉटर सेल का क्या होता है? निर्माण होगा। और एक विभाजन जो होगा वो ऐसा होगा कि पहली बार ये 2 भागों में बटेगी, फिर ये कोशिकाएं क्या देगी? 2 कोशिकाओं को, संतति कोशिकाओं को क्या देगी? जन्म देगी। ठीक है। तो ये वाला जो विभाजन है, इस विभाजन को कहा जाता है क्या? समसूत्री कोशिका विभाजन। इसको कहा जाता है क्या? समसूत्री कोशिका विभाजन। और इसको कहा जाता है क्या? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है। तो 2 तरीके का क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है। ठीक है। तो समसूत्री में अब हम इसको जानने से पहले बस शुरुआत में बस इतना समझना है कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है? 2 डॉटर सेल होती है और अर्धसूत्री विभाजन के अंत में क्या होती है? 4 डॉटर सेल होती है। लेकिन ये जो 4 डॉटर सेल होती है, यहाँ पर एक शब्द है जो आपको याद रखना है कि ये जो कोशिकाएं होती है, ये अगुणित कोशिकाएं होती है। कैसी? अगुणित कोशिकाएं। ठीक। तो अंत में अगर ये पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन के अंत में किस प्रकार की क्या बनती है? कोशिकाएं बनती हैं, तो ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? अगुणित होती है। ठीक है। तो अगुणित कोशिकाओं को जन्म देती है क्या? अर्धसूत्री विभाजन के अंदर। ठीक है। और इधर क्या होती है? गुणित कोशिकाएं होती हैं किसमें? समसूत्री विभाजन में। अब इनसे पहले कि हम आगे बढ़े, इन दोनों की विशेषताओं की चर्चा हम कर लेते हैं कि इन दोनों की विशेषताएं क्या है, समसूत्री विभाजन की और किसकी? असूत्री विभाजन की। तो देखो जरा, पहली जो हम बात देखते हैं यहाँ पर, किसकी? समसूत्री विभाजन की। तो समसूत्री विभाजन में क्या होता है? जीन विनिमय नहीं होता। ठीक है। ये इसकी विशेषता है कि इसमें क्या नहीं होता? जीन विनिमय नहीं होता। ये ध्यान रखना है कि इसमें जीन विनिमय नहीं होगा। और जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, उसमें क्या होता है? जीन विनिमय होता है। ठीक है। तो जीन विनिमय, आपसे अगर ये पूछा जाए कि किसमें जीन विनिमय होता है और किसमें जीन का विनिमय नहीं होता, तो हम कहेंगे कि समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें जीन का विनिमय नहीं होता और अर्धसूत्री जो विभाजन होता है उसमें क्या होता है? जीन का विनिमय होता है। दूसरी बात, दूसरी विशेषता अगर हम देखें दोनों की, तो देखो जरा, जो समसूत्री विभाजन होता है, ये समसूत्री विभाजन क्या होता है? कायिक सेल में होता है। किसमें? कायिक कोशिकाओं में। ठीक है। कायिक का मतलब शारीरिक। कायिक का मतलब शारीरिक कोशिकाओं में होता है क्या? ये वाला विभाजन। ठीक है। तो ये होता है किसमें? शारीरिक कोशिकाओं में होता है क्या? जीन विनिमय और समसूत्री विभाजन। और इसमें अगर देखा जाए दूसरी विशेषता किसकी? अर्धसूत्री विभाजन की, तो ये होता है किसके अंदर? जनन कोशिकाओं के अंदर। ठीक है। तो ये वाला जो विभाजन है, ये विभाजन पाया जाता है किसमें? जनन कोशिकाओं में। और ये वाला विभाजन पाया जाता है किसमें? तो कहेंगे कायिक कोशिकाओं में। तीसरी बात अगर हम ये देखें कि विशेषताओं में, कि ये जो विभाजन है, ये विभाजन होता है किसमें? जायगोट में। जायगोट में क्या होने वाला? जायगोट में होने वाला विभाजन कौन सा है? समसूत्री विभाजन है। तो देखो, जायगोट में होने वाला विभाजन है ये। ठीक है। ये काय में होता है? जायगोट में होता है। और अगर हम ये देखें कि ये वाला विभाजन किसमें होता है, तो ये वाला जो विभाजन है, जंतुओं में अगर बात की जाए, अर्धसूत्री विभाजन की अगर जंतुओं में बात की जाए,
तो जंतुओं में नर है और जंतुओं में क्या मादा है, ठीक है। या अगर हम बात करें कि जंतुओं में होता है किसमें, वृषण में, ठीक है, यानी टेस्टिस में होता है तो वृषण में होता है, और किसमें होता है, अंडाणु में होता है, किसमें, अंडाणु में, ठीक है। तो पुरुषों के अंदर वृषण में होगा, महिलाओं के अंदर क्या होगा, अंडाणुओं में होगा। वही बात अगर पादपों के अंदर की जाए तो पादपों में क्या होगा, पादपों में परागकोशों में होगा, परागकोशों में, ठीक है, और काय में होगा, अंडाशयों में होगा, ठीक है, अंडाशय में, अंडाशय में, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अंडाणु, अंडाशय, ठीक है, क्या अंडाशय में होता है। तो कहने का मतलब ये कि अर्धसूत्री विभाजन की अगली विशेषता है कि अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जंतुओं के वृषण में और अंडाशय में, और पादपों के अंदर किसमें होता है, परागकोशों में और अंडाशयों में पाया जाने वाला जो विभाजन है वो विभाजन कौन सा है, अर्धसूत्री विभाजन है। चौथी अगर हम विशेषता की बात करें समसूत्री विभाजन की, तो इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो संतति कोशिकाएं होती हैं वो संतति कोशिकाएं कितनी होती हैं, 2। इसकी जो संतति कोशिकाएं हैं ये कितनी संतति कोशिकाएं कितनी बनती हैं, 2। इधर अगर हम बात करें, इधर अगर हम बात करें चौथी विशेषता की, तो यहाँ पर जो संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है वो संतति कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, संतति कोशिकाओं की जो संख्या होती है वो संख्या कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर देखो जो अर्धसूत्री विभाजन है, इस अर्धसूत्री विभाजन के अंदर संतति कोशिकाएं 4 और समसूत्री विभाजन के अंदर संतति कोशिकाएं कितनी होती हैं, 2। पांचवी विशेषता अगर हम देखें कि जो ये जो है क्या नाम से समसूत्री विभाजन, ये समसूत्री विभाजन क्या करता है, समसूत्री विभाजन में अनुवांशिक स्थिरता, अनुवांशिक स्थिरता जो है ये अनुवांशिक स्थिरता बनाए रखती है, कौन बनाए रखती है, ठीक है। तो ये अनुवांशिक स्थिरता बनाए रखती है कौन, समसूत्री क्या नाम से विभाजन, ठीक है, समसूत्री कोशिका विभाजन। इधर अगर हम देखें तो ये क्या करती है, ये जैविक विविधता बनाए रखती है, ये जैविक विविधता बनाए रखती है, ठीक है। छठवीं विशेषता की अगर हम बात करें समसूत्री विभाजन की, तो इसकी छठवीं विशेषता ये है कि इससे क्या होती है, इससे अनुवांशिक शुद्धता बनी रहती है, ठीक है। संतति कोशिकाओं में ऐसा कह सकते हैं कि संतति कोशिकाओं में, ठीक है, संतति कोशिकाओं में शुद्धता, संतति कोशिकाओं में क्या शुद्धता बनी रहती है, ठीक है, संतति कोशिकाओं में शुद्धता बनी रहती है। और इसकी विशेष संतति कोशिका बनाए रहती है, क्या नाम से बनाए रहती है, क्या शुद्धता। और इधर अगर हम बात करें तो समानता कुछ विभिन्नता के साथ होती है, समानता कुछ किसके साथ, विभिन्नता के साथ होती है। ये विशेषताएं हैं किनकी, दोनों की। इन दोनों को आपको ठीक से समझ लेना है क्या कि विशेषताएं इनकी क्या है। यहाँ से पेपर में प्रश्न आपके आ सकते हैं, पूछा जा सकता है कि जीन विनिमय किसमें होता है, कायिक कोशिकाओं में क्या होता है, जनन कोशिकाओं में क्या होता है, संतति कोशिकाएं में 2 किसमें बनती है। इस तरीके से आपसे यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक। देखो जरा अब देखो जरा हमने बात कर ली किसकी, विशेषताओं की। अब हम बात करने जा रहे हैं दोनों की किसकी, महत्व की। दोनों का महत्व क्या है, ठीक है। तो देखो जरा दोनों के जब हम महत्व की बात करेंगे तो देखो पहला महत्व क्या है किसके, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की जब हम बात करेंगे तो पहला महत्व किसका, समसूत्री विभाजन का, कि शरीर के ऊतकों की वृद्धि एवं विकास में क्या होती है, ये सहायक है, ठीक है। कौन, समसूत्री विभाजन, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो ये क्या है, कुछ
निम्न श्रेणी के जीवों में क्या होता है, अलैंगिक जनन में सहायक है ये। ठीक है, कौन? तो हम कहेंगे क्या, समसूत्री विभाजन। तीसरी विशेषता, अगर हम इसकी तीसरी विशेषता देखें तो जो क्या होती है, जो मृत कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाएं, इन मृत कोशिकाओं का प्रतिस्थापन करने में सहायक है। कौन सा विभाजन? समसूत्री विभाजन। तो ठीक है, चौथी विशेषता क्या है? चौथी विशेषता ये है कि इसकी वजह से तो देखो जरा महत्व की अगर हम बात करें तो देखो शरीर में ऊतकों की क्या कर रही है, वृद्धि कर रही है। मतलब ये कि शरीर जो विकास करता है वो शरीर विकास किसकी वजह से करता है, समसूत्री विभाजन की वजह से करता है। शरीर ऊतकों की क्या करेगी, वृद्धि करेगी और विकास में क्या होगी, सहायक होगी। कुछ निम्न श्रेणी के जो जीव होते हैं, उन निम्न श्रेणी के जीवों में कैसे प्रकार का प्रजनन, अलैंगिक, ये याद रखना है, अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में भी ये क्या होता है, समसूत्री विभाजन सहायक होता है। मृत जो कोशिकाएं होती हैं, मृत कोशिकाओं का मतलब शरीर में अगर कहीं हमारी स्किन अगर डैमेज हो जाती है तो वहां पर धीरे धीरे कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, आने लगती हैं और जो मृत कोशिकाएं होती हैं वो हट जाती हैं और नवीन कोशिकाएं वहां पर क्या हो जाती हैं, स्थापित हो जाती हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, कि प्रतिस्थापन हो जाता है। किसका? डेड सेल्स की जगह क्या हो जाती है, नई सेल्स आ जाती हैं, वो रिपेयर हो जाती हैं। तो ये विशेषता किसकी है, समसूत्री विभाजन की। जैसे आपने देखा होगा छिपकली की जब पूंछ टूट जाती है तो वो वापस आ जाती है। हमारी स्किन अगर थ्रिली से कहीं छिल चला जाती है तो वो भी क्या हो जाती है, फिर से रिपेयर हो जाती है। ये सब किसकी वजह से होता है, तो हम कहेंगे समसूत्री विभाजन की वजह से ऐसा होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखना है कि जो मृत कोशिकाओं के प्रतिस्थापित करने में जो सहायक तो जरूर है, लेकिन अगर ये समसूत्री विभाजन, यहाँ पर नोट लगा के लिख रहा हूं मैं, अगर ये समसूत्री विभाजन क्या हो जाता है, अनियंत्रित हो जाए, अगर ये समसूत्री विभाजन क्या हो जाए, अनियंत्रित हो जाएगा, तो फिर क्या होता है, ये कैंसर का कारण बन जाता है। कैंसर का क्या बन जाता है, कारण बन जाता है। मतलब ये कि समसूत्री जो विभाजन है, ये समसूत्री विभाजन अगर अनियंत्रित हो जाता है, उस समय हमने बात की थी जब हम पढ़ रहे थे क्या, कोशिका के अंग, उसमें हमने ये देखा था कि जो लाइसोसोम है वो लाइसोसोम क्या करता है, कैंसर कोशिकाओं को बढ़ाने में मदद करता है। और अगर विभाजन पूछा जाए कि कौन सा विभाजन क्या नाम से अनियंत्रित हो जाता है तब कैंसर को पैदा करता है, तो हम कहेंगे जब समसूत्री विभाजन क्या हो जाता है, क्या नाम से अनियंत्रित हो जाता है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या होता है, कैंसर कोशिकाओं का जन्म होता है। ये महत्व है किसका, समसूत्री विभाजन का। अगर हम अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की अगर हम बात करें, तो अर्धसूत्री विभाजन के महत्व की बात करें तो इसमें देखो पहली बात यहाँ पर क्या होता है, तो हम कहेंगे कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है, जैविक समानता बनाए रखने के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है, जीन्स का क्या होता है, विनिमय होता है। जैविक समानता बनाए रखने में क्या है, इसका महत्व है। दूसरी बात हम देखें अर्धसूत्री विभाजन की, तो दूसरी बात अर्धसूत्री विभाजन में ये है कि ये जैव विकास में, ये किसमें, जैव विकास में क्या है, सहायक है। जैव विकास में क्या है, ये सहायक है। ठीक है, तो जैविक जो विकास होता है उस जैविक विकास में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन सहायक होता है। तीसरी अगर हम यहाँ की विशेषता की अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि इसमें क्या होता है, तो हम कहेंगे कि इससे मादा में, या अगर हम बात करें कि इसमें जंतुओं में जो शुक्राणुओं का जन्म होता है, किसका, शुक्राणु, जंतुओं में शुक्राणुओं का निर्माण तथा अंडाणुओं का निर्माण, शुक्राणु तथा अंडाणुओं का जो निर्माण होता है स्पर्म का, ठीक है, तो अंडाणुओं के निर्माण में क्या है, ये सहायक है।
ठीक है, तो के निर्माण करती है, जंतुओं में शुक्राणुओं का निर्माण करती है और अंडाणुओं का निर्माण करता है। कौन सा विभाजन? तो हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। चौथी अगर हम बात करें यही बात पादपों में, तो ये नर और मादा भ्रूण बनाने में क्या है, गैमेट्स बनाने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। ये जो भ्रूण बनने की या गैमेट्स बनने की जो क्रिया है, या फिर हम कहें कि दो नर और मादा युग्मक के मिलने से जो क्या नाम से जो भ्रूण बनने की क्रिया जो है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। ये आपसे पूछा जा सकता है। गैमेटोजेनेसिस की क्रिया होती है जिससे क्या बनता है, युग्मनज का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हम कहेंगे कि नर और मादा में क्या बनाना, युग्मनज बनाने का काम करता है। कौन सा विभाजन? अर्धसूत्री विभाजन। और इस क्रिया को क्या कहा जाता है, तो गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन का महत्व ये है, आप एक बार इसको देख लो, समझ लो, ठीक है। इधर ये किसका महत्व है, समसूत्री विभाजन का क्या है, ये महत्व है, ठीक है। तो देखो जरा, अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन दोनों की विशेषताएं हमने देख ली और दोनों का महत्व हमने देख लिया। अब इससे हमें हर बार अब हम आगे इस बात को समझते हैं कि ये विभाजन कैसे होता है और ये विभाजन कैसे होता है। हाँ, एक बात और, यहाँ पर कुछ नाम और आप देख लो। एक नाम है किसका, फ्लेमिंग का, किसका, वाल्टर फ्लेमिंग, ठीक है। एक नाम है वाल्टर फ्लेमिंग का, ठीक है। तो देखो जरा, एक नाम है किसका, वाल्टर फ्लेमिंग का, ठीक है। तो वाल्टर फ्लेमिंग ने ट्राइट्यूरस मालकोसा, ठीक है। ये क्या था, एक सरीसृप था। ये क्या था, एक सरीसृप था। ट्राइट्यूरस मालकोसा क्या था, एक सरीसृप था। इस सरीसृप में समसूत्री विभाजन को क्या किया था, देखा था। किसने? वाल्टर फ्लेमिंग ने। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि वाल्टर फ्लेमिंग की समसूत्री विभाजन किसने देखा, तो समसूत्री विभाजन किसने देखा, वाल्टर फ्लेमिंग ने देखा। ट्राइट्यूरस मालकोसा काय ने देखा, सरीसृप के अंदर देखा इसको, किसको, समसूत्री विभाजन को। अर्धसूत्री विभाजन की अगर हम बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन को देखने वाला पहला व्यक्ति था कौन, बीजमैन। इसने सबसे पहले इसको देखा था, ठीक है। इसका जो विस्तृत अध्ययन किया वो किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने किया। इसका विस्तृत अध्ययन किसने किया, स्ट्रासबर्गर ने किया। और फॉर्मर ने और मुरे ने इसको क्या दिया, ये अर्धसूत्री विभाजन या फिर कहे क्या, तो हम कहेंगे मियोसिस, क्या दिया, नाम दिया, ठीक है। तो फॉर्मर ने, मुरे ने क्या दिया, फॉर्मर ने अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस नाम दिया। बीजमैन ने सबसे पहले अर्धसूत्री विभाजन को देखा। स्ट्रासबर्गर ने इसकी क्या की, विस्तृत व्याख्या की। इधर अगर बात करें समसूत्री विभाजन की तो वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले देखा। ट्राइट्यूरस मालकोसा में क्या नाम से पहली बार इसको क्या किया गया, देखा गया। और ये क्या था, एक प्रकार का रेप्टिलियंस था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि समसूत्री विभाजन सबसे पहले किसमें देखा गया, तो हम कहेंगे सरीसृप में देखा गया। तो सरीसृप में ये सबसे पहले देखा गया। इसको अब हम मिटा रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं कि समसूत्री विभाजन क्या है और समसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है और अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार से होता है, ठीक। तो देखो जरा, अपन ने ये चित्र बना लिया है, ठीक है। वीडियो बड़ी ना हो जाए, इस चक्कर में दुनिया के काम करना पड़ते हैं, ठीक है। तो जो बना लिया, अपन ने ये चित्र बना लिया। अब इसमें देखो ये है क्या, आपकी कोशिका, ठीक है। प्रोफेज अवस्था को समझ रहे हैं। ये चित्र क्या है, ये चित्र ये है कि माइटोसिस हम समझ रहे हैं। इंटरफेज दो जो समसूत्री विभाजन है या अर्धसूत्री विभाजन है, दोनों विभाजनों में इंटरफेज भी होता है और एम फेज यानी माइटोटिक फेज भी होता है। एम फेज मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक कल हमने समझा था वो होता है क्या, एम फेज। और साइटोकाइनेसिस भी है, तो और कैरियोकाइनेसिस, ये दोनों क्या है, एम फेज के ही भाग है, माइटोटिक फेज के भाग है, ठीक है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बात है, ठीक है, ये मैं इसको इससे किए देते हैं ब्लू कलर से। तो देखो यहाँ से यहाँ तक इसको कहा जाता है क्या, इसको कहा जाता है क्या, एम फेज, ठीक है। तो ये क्या है, आपका एम फेज है। और इसी एम फेज के भाग है कैरियोकाइनेसिस, इसी एम फेज का भाग है साइटोकाइनेसिस, ठीक। तो इंटरफेज की अवस्था
जो है इसमें 90 से 95% क्या लगता है, टाइम लगता है। ये पिछली वीडियो में देखा जाना, समझ लिया। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, विभाजन अवस्था की। तो देखो जरा, एम फेज में होता है क्या, कोशिका का विभाजन। इंटरफेज में कोशिका करती है तैयारी। एम फेज जो है, इस एम फेज को दो भागों में बांटा है, एक कैरियोकाइनेसिस में और एक साइटोकाइनेसिस में। जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस के अंदर दो शब्द हैं, एक शब्द है क्या, कैरियो, और एक शब्द है क्या, काइनेसिस। ठीक है, तो एक शब्द है कैरियो, एक शब्द है क्या, काइनेसिस। जो कैरियो शब्द है, इस कैरियो का मतलब है केंद्रक, इस कैरियो का मतलब क्या है, केंद्रक। और जो काइनेसिस है, इसका मतलब है क्या, विभाजन। इसका मतलब क्या है, विभाजन। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इसको हिंदी में हम कह सकते हैं क्या, केंद्रक विभाजनावस्था। और ये जो साइटोकाइनेसिस है, इसमें भी दो शब्द हैं, एक शब्द है क्या, साइटो, और एक शब्द है क्या, काइनेसिस। ठीक, तो जो साइटो है, इसका मतलब है कोशिका द्रव्य, इसका मतलब क्या है, कोशिका द्रव्य। और काइनेसिस का मतलब क्या है, काइनेसिस का मतलब है वही विभाजन। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य विभाजनावस्था और इसको कहेंगे केंद्रक विभाजन अवस्था। किसको, कैरियोकाइनेसिस को। और अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है, इस कैरियोकाइनेसिस के चार क्या है, उपभाग हैं। पहला है क्या, प्रोफेज। अब हम समझते हैं प्रोफेज में होता क्या है। तो देखो जरा, ये है आपकी क्या, कोशिका, सुविकसित कोशिका है। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या है, केंद्रक है। इस केंद्रक के अंदर ये क्या है, भरा हुआ है क्या, केंद्रक द्रव्य, क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ इस तरीके से क्रोमेटिन क्या हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा है। और इसके अंदर ये क्या है, एक केंद्रिका है। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि ये प्रोफेज अवस्था है, जिसमें ऐसी क्या नाम से, केंद्रक की कोशिका की अभी स्थिति है। अब क्या होगा, अब प्रोफेज अवस्था में जैसे ये पहुंचेगी, प्रोफेज में आ जाएगी, तो प्रोफेज में देखो क्या होगा, प्रोफेज में ये होगा कि ये फिर से हमने कोशिका बना ली है। अब क्या होगा, ये जो केंद्रक, ये जो देखो, ये जो केंद्रक कला थी, ये केंद्रक कला, इस केंद्रक कला का क्या हो जाएगा, ये केंद्रक कला खत्म हो जाएगी। तो हम कहेंगे कि पहली बात, प्रोफेज में केंद्रक कला क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो केंद्रक कला खत्म हो जाएगी। अब आपके पास क्या बचा अंदर, तो अब आपके पास केवल और केवल क्या बचा है, जीव द्रव्य बचा है। दूसरी बात, इसी में प्रोफेज में ये केंद्रिका भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो केंद्रिका भी नहीं है। अब ये जो बिखरे हुए क्या पड़े हैं, ये क्रोमेटिन। ठीक है, मैं इनको क्रोमेटिन कह रहा हूं, ये शब्द ध्यान रखना। मैं इनको क्या बोल रहा हूं, क्रोमेटिन बोल रहा हूं। तो ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन अभी बिखरे हुए हैं। अब ये क्रोमेटिन क्या होंगे, संगठित होंगे, एक दूसरे के ऊपर संगठित होंगे। तो संगठित होकर ये मोटे हो जाएंगे, संगठित होकर ये क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक, तो हम देखेंगे कि ये संगठित होकर कुछ इस तरीके से क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। लेकिन अभी ये क्या होंगे, इधर उधर बिखरे पड़े होंगे, इधर उधर ये क्या होंगे, बिखरे होंगे। तो हम कहेंगे कि प्रोफेज में क्या क्या हुआ, एक तो गुणसूत्रों का निर्माण हुआ। जो गुणसूत्रों में और क्रोमेटिन में अंतर है, गुणसूत्रों को कहा जाता है क्रोमोसोम, इनको कहा जाता है क्या, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, केंद्रक द्रव्य के अंदर बिखरा हुआ एक क्या होता है, जाल होता है, जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन क्या होता है, जब संगठित हो जाता है, मोटा हो जाता है, संगठित होकर, तो उन्हीं को कहा जाने लगता है क्या, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम क्या है, क्रोमेटिन का संगठित रूप है, जो मोटा हो चुका है, उन्हें कहा जाता है क्या, क्रोमोसोम, या फिर कहा जाता है क्या, गुणसूत्र, जो मैट्रिक्स और डीएनए से क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर प्रोफेज में इतना काम हो जाता है। तो आपको याद रखना है क्या क्या हो जाता है, केंद्रिका लुप्त हो गई है, केंद्रक कला लुप्त हो गई है, गुणसूत्रों का निर्माण हो गया है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि यहाँ पर जो तारक काय है, इस तारक काय का द्विगुणन होना शुरू हो जाता है। ये क्या हो जाते हैं, दो हो जाते हैं, क्या, तारक काय। अब तारक काय का काम क्या है, स्पिंडल फाइबर, तर्क तंतुओं का निर्माण करना। लेकिन अभी यहाँ पर तर्क तंतुओं का निर्माण नहीं हुआ है, लेकिन तारक काय ने क्या कर लिया है, द्विगुणन कर लिया है। तो यहाँ पर आप ये लिख लेना, सुन लिया हो तो ध्यान से, कि प्रोफेज अवस्था में एक तो क्या हुआ, केंद्रक कला लुप्त हुई, दूसरा क्या हुआ, केंद्रिका लुप्त हुई, तीसरा क्या हुआ, गुणसूत्रों का निर्माण हुआ, चौथा क्या हुआ कि तारक काय क्या हो गई, द्विगुणित हो गई। ठीक है, क्यों,
और ये इसको कहा जाता है प्रारंभावस्था। क्यों? क्योंकि जो प्रोफेज है, इस प्रोफेज में दो शब्द हैं, एक है क्या प्रो और एक है क्या फेज। एक है प्रो और एक है क्या फेज। जो प्रो है, इस प्रो का मतलब है बिफोर, इस प्रो का मतलब क्या है? बिफोर मतलब पहले। और जो फेज है, इसका मतलब है क्या? स्टेज। इसका मतलब क्या है? स्टेज। इसका मतलब ये हो गया विभाजन अवस्था, जो केंद्रक विभाजन अवस्था की पूर्वावस्था है क्या? प्रोफेज और पहली अवस्था है। तो प्रोफेज में दो शब्द हैं, एक प्रो मतलब बिफोर और फेज का मतलब स्टेज। तो प्रोफेज में ये काम होते हैं। अब ये क्रिया आगे बढ़ती है। जब ये क्रिया आगे बढ़ती है तो आ जाती है किसमें? मेटाफेज में। जब ये मेटाफेज में आ जाएगी तो मेटाफेज में हमें इस तरीके से मिलेगी। मेटाफेज में जब इस तरीके से मिलेगी तो अगर हम ये दूसरी कोशिका आगे बनाएं मेटाफेज में, तो देखो जरा मेटाफेज में क्या होगा। अब मेटाफेज में ये होगा कि हमने फिर से ये कोशिका बना ली है। अब देखो मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पर जो गुणसूत्र बिखरे हुए थे और यहाँ पर जो तंतु जो क्या नाम से तारक काय था, ये तारक काय क्या कर देगा? ये तारक काय तंतुओं का क्या कर देगा? निर्माण कर देगा। ठीक है, तारक काय क्या कर देगा यहाँ पर? क्यों ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या नाम से तंतुओं का निर्माण कौन करता है। तो देखो ये पोल्स हैं, ये तंतु यहाँ आ गए हैं और इन्होंने क्या किया? इस तरीके से स्पिंडल फाइबर इनको कहा जाता है, इनका क्या कर दिया है? निर्माण कर दिया है। ठीक है, और ये बीच में एक क्या है? मिडल प्लेट है। ठीक है, क्या है ये? मेटाफेज के अंदर ये क्या है? एक मिडल प्लेट है। ठीक है, ये क्या है? तंतु है, जिनको क्या कहा जाता है? स्पिंडल फाइबर कहा जाता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण काय से हुआ है? तो हम कहेंगे तारक काय से हुआ है। ठीक है, अब ये क्या होता है? जो बिखरे हुए गुणसूत्र हैं, ये बिखरे हुए गुणसूत्र इस पर क्या हो जाते हैं? इस पर देखो, यहाँ पर हम कह रहे थे क्या? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग करूंगा क्रोमेटिन। यहाँ पर क्रोमेटिन क्या होते हैं? बीच में बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब जो यहाँ पर हमें प्रोफेज में इस तरीके की कोशिका दिख रही थी, अब वो कोशिका इस तरीके की दिख रही है। मतलब ये हुआ है कि यहाँ पर गुणसूत्र और ज्यादा क्या होते हैं? सबसे ज्यादा गुणसूत्र क्या होते हैं? मोटे होते हैं। कौन सी अवस्था में? मेटाफेज अवस्था में। और यहाँ पर बिखरे हुए होते हैं, वही यहाँ पर क्या हो गए हैं? बीच में अलाइन हो गए हैं। तो इसका मतलब मेटाफेज अवस्था में क्या हुआ है? मेटाफेज अवस्था में क्रोमेटिड्स क्या हो गए हैं? स्पिंडल फाइबर पर चिपके हुए दिख रहे हैं। पहली बात आपसे ये पूछा जा सकता है कि स्पिंडल फाइबर काय से बनते हैं, तो आप कहोगे तारक काय से बनते हैं। आपसे पूछा जाए कि स्पिंडल फाइबर का निर्माण कहाँ होता है, तो आप कहोगे कैरियोकाइनेसिस की मेटाफेज अवस्था में होता है। आपसे पूछा जाए स्पिंडल फाइबर का काम क्या है, तो स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं? इसको बीच में अलाइन करते हैं, यानी बिखरे हुए जो क्या नाम से गुणसूत्र हैं उनको क्या करते हैं? एक जगह इकट्ठा करते हैं और इनका निर्माण होता है किसमें? मेटाफेज में। अब अगली बात, यहाँ पर मैं शब्द का प्रयोग मैंने किया क्रोमेटिड्स। यहाँ पर मैंने शब्द का प्रयोग किया क्रोमेटिड्स। अब देखो आपको ये समझना है कि क्रोमेटिड्स अलग है, क्रोमेटिन अलग है, क्रोमेटिन अलग है और गुणसूत्र क्या है? अलग है। क्रोमेटिड्स को बोला जाता है अर्ध गुणसूत्र और इनको बोला जाता है क्या? गुणसूत्र। और इसे बोला जाता है क्या? क्रोमेटिन। यानी क्रोमेटिड्स का मतलब हुआ अर्ध गुणसूत्र। तो यहाँ पर मैंने कहा क्रोमेटिड्स, ना कि मैंने कहा क्रोमोसोम। तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पर क्रोमेटिड्स है शब्द, यहाँ पर मेटाफेज में। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रोमेटिड्स या अर्ध गुणसूत्र है क्या? तो देखो जरा, यहाँ पर मैंने बताया कि जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन संघनित होकर क्या बना देता है? गुणसूत्र बना देता है। अब क्या होता है? जब कोशिका विभाजन के समय, जब कोशिका विभाजन के समय क्या होता है? दो पुत्री क्रोमेटिन बनते हैं, तो ये जिस जगह पर मिलते हैं उसे कहा जाता है दो पुत्री जो क्या नाम से क्रोमेटिड होते हैं। इनके दो पुत्री क्रोमेटिड होते हैं, उन पुत्री क्रोमेटिन को कहा जाता है क्रोमेनुमेटा। जो क्रोमेनुमेटा, अब क्या होगा? जब क्रोमेनुमेटा संघनित होंगे तो उनके संघनित होने से बनता है क्या? क्रोमेटिड। क्रोमेटिन क्या होते हैं? जब संघनित हो जाते हैं तो वो बना देते हैं क्या? क्रोमेटिड्स। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रोमेटिड्स का, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी अवस्था में हम गुणसूत्रों की गणना कर सकते हैं, तो हम किस अवस्था में क्या कर सकते हैं? गुणसूत्रों की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है
स्पिंडल फाइबर का निर्माण हुआ। यहाँ पर याद रखना है क्रोमैटिड्स स्पिंडल फाइबर पर जुड़ गए हैं। यहाँ पर याद रखना है कि बीच में गुणसूत्र आ गए हैं, कुछ इस तरीके से कोशिका दिख रही है। अब यही कोशिका जब एनाफेज में आएगी तो देखो एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में कुछ ये ऐसी हो जाएगी। अब देखो ये अवस्था है क्या, एनाफेज। पहली बात तो देखो जो क्या नाम से मेटाफेज है, इस मेटाफेज में दो शब्द हैं। एक शब्द है क्या, मेटा, और मेटा का मतलब है मिडिल, मेटा का मतलब है मिडिल और फेज का मतलब है स्टेज। वैसे जो एना है इसमें दो शब्द है, एक एना और एना का मतलब है आफ्टर। एना का मतलब क्या है, आफ्टर, और फेज का मतलब क्या है, स्टेज। अब इसमें ये कोशिका आएगी, इस अवस्था में आएगी, तो अब क्या होगा, अब ये जो बीच में प्लेट थी, ये बीच में प्लेट से क्या हो जाएगी, ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो क्या होगा, जो गुणसूत्र थे वो अलग अलग पोल्स पर क्या हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से अलग अलग पोल्स पर ये गुणसूत्र चले जाएंगे। और जो कोशिका है, इस कोशिका में कुछ इस तरीके की ये कोशिका हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से इस तरीके से हम कहेंगे कि यहाँ पर गुणसूत्र जो क्रोमैटिड्स हैं वो अलग अलग द्विगुणित हो जाते हैं और अलग अलग चले जाते हैं। कौन सी अवस्था में, एनाफेज अवस्था में। ठीक है, कौन सी अवस्था में, एनाफेज में। अब जब ये सीधा आती है किसमें, टेलोफेज में, तो ये जो टेलोफेज में जितनी चीजें कम हुई हैं वो सारी चीजें यहाँ पर जैसे ही टेलोफेज में आती है तो क्या होता है कि जितना यहाँ पर टेलोफेज को, ये मान लो कि जो टेलोफेज है वो टेलोफेज क्या है, प्रोफेज की जस्ट उल्टी है। मतलब जो केंद्रिका, केंद्रक कला, इन सारी चीजों का इसमें क्या हुआ था, खत्म हो गई थी, लुप्त हो गई थी। वो सारी चीजों का यहाँ पर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और हम ऐसा कहेंगे कि केंद्रक का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। कौन सी अवस्था में, टेलोफेज अवस्था में। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि केंद्रक विभाजन की सबसे अंतिम अवस्था कौन सी है, तो हम कहेंगे टेलोफेज है। इसमें क्या होता है, केंद्रक पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है और एक नई कोशिका फिर से क्या ले लेती है, जन्म, मतलब नई कोशिका के लिए जो पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों का विभाजन हो जाता है, इसके अंदर, टेलोफेज के अंदर। अब क्या हुआ है, ये तो अंदर की बात हो गई, केंद्रक के अंदर की। अब साइटोकाइनेसिस में जैसे ही पहुंचेगी तो इसमें क्या होगा, इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन हो जाएगा और कोशिका द्रव्य के विभाजन के बाद दो डॉटर सेल्स का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। यही है आपकी क्या, माइटोसिस। यही है आपकी क्या, माइटोसिस। ठीक है, या हम कहेंगे समसूत्री विभाजन है। दोबारा फिर बता देता हूं कि जो माइटोसिस है या समसूत्री विभाजन है, इसकी चार अवस्था, ये प्रोफेज अवस्था है, ये मेटाफेज अवस्था है, ये एनाफेज अवस्था है, ये टेलोफेज अवस्था है। प्रोफेज अवस्था में क्या हुआ था, गुणसूत्रों का निर्माण हो गया था। इसके अंदर क्या हो गया था कि केंद्र का लुप्त हो गई थी। इसके अंदर क्या हो गया था, केंद्र कला लुप्त हो गई थी और इसमें जो क्रोमेटिन थे वो बिखरे हुए पड़े थे, मोटे हो गए थे। ठीक है, और यहाँ पर आके जैसे ही आएंगे स्पिंडल फाइबर का निर्माण हो चुका है। ठीक है, और ये क्या नाम से अलाइन हो गए हैं क्या, आपके क्रोमेटिड्स। ये क्रोमेटिड्स को बता दिया कि जो क्रोमेनिमेटा होता है वो क्रोमेनिमेटा किसको कहते हैं, पुत्री क्रोमेटिन को क्या बोलते हैं, क्रोमिनेटा बोलते हैं। तो दो गुणसूत्रों की जो पुत्री क्रोमेटिन होते हैं, एक जो डीएनए होता है उसमें दो क्या होते हैं, क्रोमेटा होते हैं, क्रोमोनिमेटा होते हैं। तो इनका क्या होता है, इनका ये यहाँ पर अलाइन हो गए हैं और यहाँ पर आकर इनका क्या हो गया है, विभाजन हो गया है और यहाँ पर फिर से सारी चीजें बन चुकी हैं और इस तरीके से कोशिका क्या हो गई है, विभाजित हो गई है। अब अगला हम पढ़ेंगे क्या नाम से आपका, अर्धसूत्री विभाजन है। अब अगला है आपका क्या, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री। तो देखो अर्धसूत्री विभाजन में क्या है, अर्धसूत्री विभाजन दो चरणों में पूरी होती है। एक को कहा जाता है क्या, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, एक को कहा जाता है क्या, मियोसिस फर्स्ट और एक अवस्था होती है क्या, मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो दो अवस्थाओं में ये क्या होती है, पूरी होती है। ठीक है, तो और पहली जो अवस्था है, बस पहली अवस्था में थोड़ा सा परिवर्तन है, वो ये कि इसमें भी देखो, पहली बात तो आप ये समझो कि अर्धसूत्री विभाजन हो, समसूत्री विभाजन हो, दोनों में इंटरफेस पाई जाती है और दोनों में क्या होती है, तो दोनों में एम फेज भी पाया जाता है। यानी दो चरणों में ये पूरी होती है, अर्धसूत्री भी और समसूत्री भी। इधर बस अंतर इतना है कि इसमें क्या होता है कि ये दो चरणों में पूरी होती है। एक मियोसिस क्या होती है, फर्स्ट होती है और एक मियोसिस क्या होती है, सेकंड होती है। इसमें पहली वाली में क्या होता है, पहली वाली में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है क्या, आधी।
ठीक है। इसीलिए इसको क्या, इसमें गुणसूत्रों की संख्या इसमें हो जाती है गुणसूत्रों की संख्या कम, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। ठीक है। और किसको कहा जाता है, ह्रास, क्या नाम से, फेज, इसमें क्या होता है, कमी आती है। ठीक है। तो इसी वजह से इसको न्यूनकारी कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, 2 चरणों में ये क्या होती है, पूरी होती है। ठीक। बस इसमें आपको याद ये रखना है कि जो पहला वाला चरण है बस केवल वही अलग है, दूसरा चरण तो सेम वही है जो पहले है। ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें मियोसिस फर्स्ट में, तो मियोसिस फर्स्ट के एम फेज के अंदर अगर जाएं तो इसमें भी वही अवस्थाएं होंगी। इसमें भी क्या होगा, इसमें भी एम फेज के अंदर, एम फेज के अंदर, इसमें भी एम फेज के अंदर क्या होगा, प्रोफेज होगा। एम फेज के अंदर इसमें भी क्या होगा, मेटाफेज होगा। एम फेज के अंदर इसमें भी क्या होगा, एनाफेज होगा। और इसमें भी क्या होगा, टेलोफेज होगा। इसमें अर्धसूत्री विभाजन में भी बस इसमें केवल याद इतना रखना है कि जो प्रोफेज अवस्था है, जो प्रोफेज अवस्था है, ये प्रोफेज अवस्था अर्धसूत्री विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था मानी जाती है। ठीक है। तो देखो जरा, ये क्या मानी जाती है, सबसे बड़ी अवस्था मानी जाती है। कौन सी, प्रोफेज। क्यों, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन की प्रोफेज 5 भागों में बटी होती है। एक को कहा जाता है क्या, लेप्टोटीन। क्या कहा जाता है, लेप्टोटीन। एक को कहा जाता है क्या, जाइगोटीन, जाइगोटीन। एक को लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, ठीक है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है। तो बस आपको यही एक चीज अलग है इसमें जो आपको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है। क्या कि इसमें जो एम फेज है इसका, इस एम फेज में क्या नाम से आपका जो प्रोफेज है, जो उधर प्रोफेज पूरी जो एम फेज अवस्था थी वो 5 से 10 मिनट के, 5 से लेके 10% टाइम के सेल साइकिल के टाइम में ये कंप्लीट होती थी। और अर्धसूत्री विभाजन में जो सबसे बड़ी अवस्था है वो है क्या, प्रोफेज। प्रोफेज सबसे बड़ी क्यों है, क्योंकि प्रोफेज के 5 चरण हैं। तो एक है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और क्या, डाइकाइनेसिस। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। इसमें सबसे इंपोर्टेंट बात है पैचिटीन। पैचिटीन में जाके क्या होता है, पैचिटीन में जाके होती है क्रॉसिंग ओवर की घटना। क्या होती है, क्रॉसिंग ओवर की घटना। अब ये क्या है, इसको बोला जाता है क्या, क्रॉसिंग ओवर की घटना। अब ये जो क्रॉसिंग ओवर है इसको क्या बोला जाता है, विनिमय की घटना भी बोला जाता है, जीन विनिमय की घटना। अब ये जो जीन विनिमय है, ये जो जीन विनिमय है ये क्या होता है, क्रोमोनिका। क्या, क्रोमोनिका। ये जो क्रोमोनिका है ये गुणसूत्रों के जो क्रोमिनेका है, इन गुणसूत्रों के क्रोमिनेका का विनिमय क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। गुणसूत्रों के क्रोमिनेका का विनिमय क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे कि गुणसूत्रों का क्रोमिनेका का जो विनिमय है वो विनिमय क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। और क्रॉसिंग ओवर की घटना किसमें होती है, तो कहेंगे पैचिटीन में होती है। और ये क्रॉसिंग ओवर की घटना सबसे इंपोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये भी आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही, क्रॉसिंग ओवर की वजह से ही जीवों में क्या आती है, जीवों में अनुकूलन का गुण आता है। जीवों में अनुकूलन का गुण किसकी वजह से आता है, तो कहेंगे कि क्रॉसिंग ओवर की घटना की वजह से अनुकूलन का गुण आता है। दूसरी बात इसमें क्या होता है, आनुवांशिक, आनुवंशिक जो है पदार्थों का मानचित्र तैयार किया जा सकता है। मानचित्र तैयार किया जाता है किसके माध्यम से, क्रॉसिंग ओवर की घटना से। ठीक है। अगली बात, यही क्रॉसिंग ओवर है जो जीवों में विविधता तैयार करता है। तो जैव विविधता के लिए क्रॉसिंग ओवर की घटना उत्तरदायी है। जीवों में अनुकूलन बनाने के लिए जो लक्षण पैदा होते हैं वो लक्षण यही देता है, क्रॉसिंग ओवर से होते हैं। और जीवों में कुछ, हम ये कह सकते हैं कि जीवों में कुछ असमान, ये तो हो गया विविधताएं। तो जीवों में अनुकूलन, आनुवांशिक पदार्थों का जो मानचित्र तैयार किया जा सकता है वो क्रॉसिंग ओवर। जैव विविधता बनी रहती है काय की वजह से,
क्रॉसिंग ओवर की वजह से। और क्रॉसिंग ओवर जो है वो है क्या, तो गुणसूत्रों की क्रोमोनिका का जो विनिमय है वही विनिमय क्या कहलाता है, क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। यहाँ पर एक क्रिया होती है सिनेप्सिस की, ठीक है, ये क्रिया होती है क्या, सिनेप्सिस। ये जो सिनेप्सिस की क्रिया है ये किसमें होती है, जाइगोटीन में होती है। और सिनेप्सिस की क्रिया को बोला जाता है क्या, अंतर्ग्रंथन की, क्या, अंतर्ग्रंथन की क्रिया, ठीक है। तो अंतर्ग्रंथन की जो क्रिया है, अंतर्ग्रंथन की जो क्रिया है या कहें सिनेप्सिस की जो क्रिया है ये, ठीक है, वो क्या है, वो किसमें होती है, तो वो किसमें होती है, जाइगोटीन में होती है। ये सिनेप्सिस की क्या क्रिया है, ये सिनेप्सिस की क्रिया वो क्रिया है जिसमें क्या होते हैं, दो समजात, दो क्या होते हैं, समजात, जो समान गुणसूत्र क्या होते हैं आपस में मिलते हैं, उसे कहा जाता है क्या, सिनेप्सिस। और ठीक है, और क्रॉसिंग ओवर की, और हाँ एक बात और, ये बात याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर की जो घटना होती है वो केवल और केवल किसमें होती है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है, या हम कहें कि होमोलोगस में होती है, ठीक है। तो ये जो क्रॉसिंग ओवर की घटना है ये किसमें होगी, समजात गुणसूत्र में होगी या होमोलोगस में होगी, या फिर कहें कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में ये केवल और केवल ये घटना देखी जाती है, किसमें, नॉन सिस्टर्स में, या फिर कहें किसमें देखी जाती है, समजात गुणसूत्रों में क्रॉसिंग ओवर की घटना देखी जाती है, ठीक है। अगला है क्या, असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन में बस आपको ये याद रखना है कि इसमें गुणसूत्रों, इसमें जो केंद्रक जो इतने तरीकों से बटा है, इसमें जो हमने देखा है कि अर्धसूत्री, अब क्या है आपका असूत्री, तो इसमें क्या है कि जो केंद्रक हमने अभी देखा कि जो काय में बटा, एम फेज में बटा, इसमें केंद्रक सीधा क्या हो जाता है, सीधा बट जाता है। और असूत्री जो विभाजन होता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, इसमें किसी भी प्रकार का ज्यादा कुछ नहीं होता, इसमें सीधा केंद्रक क्या हो जाता है, बट जाता है। और ये किसमें होता है, तो हम कहेंगे कि ये विभाजन किसमें होता है, असूत्री विभाजन, अब क्या नाम से, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर ये वाला विभाजन पाया जाता है, ठीक है। अब आपका ये कोशिका वाला जो टॉपिक था, वो कोशिका वाला टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब कोशिका के आगे हम कुछ लेंगे, मानव शरीर लेंगे, उसमें मानव शरीर पढ़ेंगे हम, ठीक है। अब जितना अपना जो कोशिका वाला टॉपिक था जिसमें विभाजन विभाजन सब कुछ हो गया, कुछ फैक्ट्स बचे होंगे, जो फैक्ट्स आप देख लेना, क्वेश्चंस लगा लेना, तो कुछ फैक्ट्स आपको वहां मिल जाएंगे, या जो भी डाउट हो तो वो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है।